So in last class we have done the अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों कर चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी बात की थी मैंने। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या था, इंडिया की इकोनॉमी में फ्लो है और फ्लॉ है सॉरी, और लॉ में भी फ्लॉज हैं। ढेर सारे फ्लॉज होने की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को काम करने में दिक्कत हो रही है, इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ इंडिया का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। देन इसके लिए रिफॉर्म्स क्या लिए गए थे, अब क्या हुआ, मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे लिए गए हैं, जो लॉज का नंबर्स हैं वो 44 से रिड्यूस करके 4 कर दिए गए हैं, और क्या किया गया है, फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर दी गई। नाउ टुडे वी विल डू द मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू 3 वेज। इसके लिए क्या है, इसके लिए 3 मेथड्स हैं, ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स, क्लियर। तो सबसे पहला क्या है, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन इज यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। तो यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, ठीक है, इट इज मेजर्ड एनुअली। किस पे मेजर किया जाता है, एनुअली मेजर किया जाता है। इसमें 3 चीजें क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। देयर आर 3 थिंग्स टू बी इंक्लूडेड। फर्स्ट वन इज लेबर फोर्स। फर्स्ट क्या है, लेबर फोर्स है। तो लेबर फोर्स में कौन इंक्लूड किए जाएंगे, लेबर फोर्स में वही लोग इंक्लूड किए जाएंगे जो आपके साल भर में आपके पास मेजर टाइम के लिए अवेलेबल हो वर्क करने के लिए। दैट मींस उसके लिए क्या टारगेट रखा गया है, फॉर 182 डेज इन अ ईयर। द पर्सन्स दो अवेलेबल फॉर द वर्क for major time in a year will be included in labor force, clear। जो लोग क्या है, उन्हीं लोगों को लेबर फोर्स में इंक्लूड किया जाएगा जो क्या हो, आपके 1 साल में मेजर टाइम के लिए वर्क करने के लिए अवेलेबल होंगे, क्लियर। दोज विल बी इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। बेसिक डेटा कहा जाए तो अगर 1 साल में कोई 182 डेज करता है, या इसको क्या कह सकते हैं हम, 6 मंथ्स बोल दे तो भी क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द पर्सन इज अ लेबर फोर्स, क्लियर। अभी क्या है, दूसरी चीज क्या है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होगा इसमें, सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने कहा कि आप मेजर टाइम के लिए अवेलेबल तो थे, बट अगर आपने काम भी मेजर टाइम के लिए किया है, देन यू विल बी कंसीडर्ड एम्प्लॉयड, क्लियर। अगर आप मेजर टाइम के लिए अवेलेबल हो और आपने काम ने क्या किया, मेजर टाइम के लिए किया, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज एम्प्लॉयड ऑन प्रिंसिपल बेसिस, क्लियर। ये बात समझ में आ रही है। जैसे क्या है, अगर आप क्या है 1 साल के लिए अवेलेबल है, यू आर अवेलेबल फॉर 1 ईयर, और आपने काम कितना किया, 6 मंथ, तो आप क्या है, आप लेबर फोर्स, लेबर फोर्स प्लस एम्प्लॉयड है। अब आपने काम किया है 6 महीने, आपने मेजर टाइम पे क्या किया, काम किया है फॉर 182 डेज आपने काम किया, तो देन नाउ यू आर अ एम्प्लॉयड पर्सन, क्लियर। अगर आप 10 महीने के लिए अवेलेबल हैं और 10 महीने में आपने कितना किया, 5 मंथ काम किया, भाई देखो 10 महीने भी एक मेजर टाइम है, और इस मेजर टाइम में भी आपने क्या किया, वर्क किया है 5 मंथ के लिए, नाउ यू विल बी कंसीडर्ड एज एम्प्लॉयड, क्लियर। ये बात समझ में। सो वन हु इज अवेलेबल फॉर द वर्किंग फॉर द मेजर टाइम इज नोन एज एम्प्लॉयड, क्लियर। अच्छा अब ये बताओ कि अगर कोई बंदा है, वो क्या कर रहा था, उसने साल में 5 महीने के लिए अवेलेबल था, अवेलेबल कितने दिन के लिए, 5 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। उसने क्या किया, उसने 5 महीने काम भी किया,
अब क्या होगा, उसको कहाँ इंक्लूड किया जाएगा? क्या वो लेबर फोर्स में डाला जाएगा? कहाँ से निकाल किया? तो क्या कहोगे? पहली बात तो वो क्या था, मेजर टाइम के लिए अवेलेबल नहीं था, तो उसको लेबर फोर्स में ही इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर? इफ अ पर्सन इज नॉट अवेलेबल फॉर द मेजर टाइम वर्किंग, then he will be not considered as labor force. क्लियर? और अगर मान लो कोई मेजर टाइम के लिए अवेलेबल था, जैसे 10 मंथ के लिए अवेलेबल था, इसने 5 मंथ काम किया तो मेजर टाइम हो गया, 5 या 5 से ज्यादा कर लेता तो वो एम्प्लॉयड हो जाता, वो मेजर टाइम हो जाता। मेजर टाइम मतलब बड़ा सेक्शन क्या है, एम्प्लॉयड रहा, उसने काम किया, देन ही विल बी कंसीडर्ड एम्प्लॉयड। बट अगर ये 5 मंथ की जगह 3 मंथ करता तो क्या आ जाता, he will be considered unemployed. अवेलेबल था, देखो सुनो, वो अवेलेबल तो था 10 मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए अवेलेबल था, लेकिन उसने काम कितना किया, 3 मंथ करेगा तो अनएम्प्लॉयड रहेगा। अवेलेबिलिटी की वजह से उसको हमने इंक्लूड कर दिया लेबर फोर्स में। अगर वो 5 महीने या 5 से ज्यादा काम करता तो एम्प्लॉयड हो जाता, लेकिन 5 से कम किया, 4 करता, 3 करता, 2 करता तो अनएम्प्लॉयड रहेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? बट अब इंडिया में क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट को ज्यादा दिखाने के लिए एक और थ्योरी अपनाई गई। अगर कोई बंदा साल में 30 दिन भी काम कर लेता है, ठीक है, इफ ए पर्सन इज वर्क फॉर 30 days इन अ ईयर, तो उसको क्या मान लिया जाता है, ही विल बी कंसीडर्ड एम्प्लॉयड ऑन सब्सिडरी बेसिस। ठीक है, इफ ए पर्सन वर्क्स फॉर 30 days in a year, he will be considered employed on subsidiary basis. ठीक है, ये क्या था, एम्प्लॉयड ऑन प्रिंसिपल बेसिस। दिस वॉज द एम्प्लॉयड ऑन प्रिंसिपल बेसिस। तो प्रिंसिपल बेसिस का क्या मानना है कि कोई बंदा तभी एम्प्लॉयड होगा जब वो मेजर टाइम के लिए अवेलेबल हो और उसने काम भी क्या किया हो, मेजर टाइम के लिए काम भी किया हो। बट अगर उसने मेजर टाइम से कम काम किया है तो उसको क्या मान लेंगे हम, एम्प्लॉयड ऑन सब्सिडरी बेसिस। तो अभी आपको याद होगा कि मैंने बताया था एक बंदा 5 महीने के लिए अवेलेबल था, 5 महीने के लिए अवेलेबल था, उसने 5 महीने काम भी किया, लेकिन उसको हम लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट ही इज एम्प्लॉयड ऑन सब्सिडरी बेसिस। ये याद रखना, वो क्या है, ही इज एम्प्लॉयड ऑन सब्सिडरी बेसिस। क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट कर लिया। अब देखो, इसको 2 चीजों पे मेजर किया जाता है। इट इज मेजर्ड ऑन 2 बेसिस, दैट इज यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। किस पे मेजर किया जाएगा, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस की बात की थी, मतलब क्या है, जी जो लेबर मेजर टाइम के लिए अवेलेबल थी और उन्होंने मेजर टाइम के लिए वर्क किया होगा, दोज विल बी इंक्लूडेड इन यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। ठीक है, इसमें क्या है, वर्कर्स ऑफ मेजर टाइम विल बी इंक्लूडेड। क्लियर? देन अब अगला क्या होता है, नेक्स्ट वन इज यूजुअल प्रिंसिपल
एंड सब्सिडरी बेसिस। तो इसको क्या बोलते हैं? यूपी प्लस एसएस। कैसे लिखा जाता है? यूपी एसएस, यूपीएसएस लिखा जाता है। क्लियर? ये क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने कब बार किया है? माइनर टाइम में वर्क किया है। क्लियर? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाता है इंडिया में, ऐसा लगेगा कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। क्यों? अगर किसी ने साल में 30 महीने भी काम, 30 दिन भी काम कर लिया तो एम्प्लॉयड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग जाओगे तो हाँ, क्योंकि बात ये ना, और इसमें भी फर्क क्या पड़ेगा? मान लो मैं हार्वेस्टिंग की समय कर ली, ये सर्वे हुआ हो, तो आदमी क्या कर रहा होगा? साल में बहुत सारे खेती भी करते हैं। हार्वेस्टिंग टाइम में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो एम्प्लॉयमेंट है, तो ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देता है। अवेलेबिलिटी मतलब कोई काम के लिए अवेलेबल हो तो उसकी मर्जी है ना अवेलेबिलिटी दिखाना। आप काम के लिए अवेलेबल हो, आपकी मर्जी है ना। क्या आप मना ही कर दो कि मैं करना ही नहीं चाहता तो आपको लेबर फोर्स में थोड़ी ना बोलूंगा। ये तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप काम करना चाहते हो या नहीं। तो आपकी अवेलेबिलिटी तो भी आप मेजर टाइम हो, साल भर अवेलेबल हो, साल भर काम करो तो भी आप मेजर टाइम में रहोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? और इसके लिए क्या है? इसका जो डेटा है, इट्स डेटा इज रिलीज्ड बाय एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है? ये कौन इसका डेटा रिलीज करता है? एनएसओ, व्हिच वर्क्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। हाँ, मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के अंदर ही एनएसओ काम करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब देखो, इसका डेटा निकाला जाता है किस पे? एक यूपीएस पे निकाला गया, एक यूपी एसएस पे निकाला गया। इसका डेटा जो कैलकुलेट किया गया, एक 2011-12 में किया गया, 17-18 में किया गया, और 21-22 हमारा लास्ट डेटा होगा। क्लियर? तो जो 2011-12 में जो इसका डेटा था वो क्या था? यहां यूपीएस पे जो 2.7% था और ये 2.2% था। क्लियर? दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट ऑन यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एंड यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस या बेसिस बोल सकते। भाई जो मेजर टाइम वर्कर हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है? 2.7% ही लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब इसके हिसाब से देखा जाए, जो साल में 30 दिन काम करने वाले लोग हैं, वैसे बहुत सारे लोग, वजह से ये डेटा क्या है? ठीक है, 2.2%। 2017-18 में ये डेटा कैलकुलेट नहीं हुआ। ऑन यूपीएस इट वाज नॉट कैलकुलेटेड, बट यूपीएसएस में इसको कैलकुलेट कर दिया गया 6.1। ये शो क्या करता है कि भाई साल में तो वैसे भी लोग हैं जिनको 1 महीने काम नहीं मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाज सो क्रॉनिक। अनएम्प्लॉयमेंट क्या था? बहुत क्रॉनिक था। क्लियर? इसमें रूरल में कितना था? रूरल में था 7 और ये था 5.3। ये था रूरल में, ये था अर्बन में। मतलब अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, रूरल में कम है। और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? अवेलेबिलिटी और क्या हो सकते हैं? अच्छा, इसका करंट डेटा देखें यूपीएस पे तो 4.1% है। क्लियर? ठीक है, करंट डेटा देखा जाए यूपीएसएस पे तो कितना है? 4.1%। रूरल में है 2.4 और अर्बन में है 5.4। रूरल में है 2.4 इन रूरल एंड अर्बन में है 5.4।
6.1%। अच्छा, ये डेटा नहीं दिख रहा होगा। क्लियर, ये दिख गया। अब ये जो 6.1% क्या है, ये इट शोज द क्रॉनिक कंडीशन। भाई 30 दिन भी काम ना करने वालों में ये एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है कि लोग के पास 30 दिन का भी काम अवेलेबल नहीं है। क्लियर। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैसे मेजर करते हैं? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हमको मेजर करना है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, ये याद रखिएगा। क्लियर। इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। और ये जो डेटा है 6.1 का, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? इट डिपिक्ट्स द क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देन इसके बाद कोविड सिनेरियो आया था, कोविड सिनेरियो में डेटा और खराब हुआ। देन करेंटली इन 2021 इट इज नाउ इंप्रूव्ड बाय 2 पॉइंट्स। अभी कितना है? 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट है, बट स्टिल ये भी अभी बहुत ज्यादा है। साल में 30 दिन काम करने वालों की बात कर रहा हूं। साल में 30 दिन भी काम ना मिले तो स्थिति क्या है? बहुत गंभीर है। ठीक है। और रूरल एरिया में देखो, अब यहां आपको दिख रहा है डेटा क्या है कि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम है देन अर्बन एरिया, बट इन जनरल कंडीशंस रूरल एरियाज में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। क्यों? अब वहां तो फैक्ट्रीज लगी नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं लगी होंगी तो क्या होगा? लो जॉब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत कम है। एजुकेशन भी कैसा होता है? बहुत कम। भाई लोग जल्दी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं। और क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां? अंडर डेवलप्ड होता है। मैं वहां गाँव में तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता नहीं है। ठीक है। बट अब यहां पे आपको क्या डेटा कम दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां पे है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा रीजन क्या है यहाँ पे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरी चीज क्या है? लोग क्या करते हैं? काम करने के लिए कहां चले जाते हैं? शहरों में चले जाएंगे। जब शहर में जाएंगे तो उनकी गिनती कहां होगी? शहरों में होगी। इसी वजह से अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखाई देता है। क्लियर। तो देयर आर 5 रीजंस। कौन कौन से मैंने आपको बताए विद रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट के? सबसे पहला क्या है? पहले क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो फर्स्ट वन इज लो अपॉर्चुनिटी, देन सेकेंड वन इज लो एजुकेशन, देन लो इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या बताया मैंने? माइग्रेंट्स टू अर्बन एरिया। ये क्या है? दीज आर द 4 कंडीशन दैट शोज द अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। जनरली रूरल एरियाज में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा ही होता है। भाई ये सब कंडीशन तो आपको गांव में मिलनी है। जब गांव में सुविधाएं नहीं है तो क्या होगा? वहां पे लोग बेरोजगार भी ज्यादा होंगे। बट हमें ये डेटा कम क्यों शो कर रहा है? बिकॉज देयर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? ड्यू टू disguised unemployment, the data is not up to the mark. Clear? इस डेटा अप टू मार्क क्यों नहीं है? जस्ट ड्यू टू द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और अर्बन एरियाज में अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो उसका रीजन क्या होगा? अवेलेबिलिटी नहीं, ड्यू टू फ्लॉज इन बिजनेस साइकिल।
एक ही रीजन है भाई, अर्बन एरियाज में अगर आप आ गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल गया, फैक्ट्रियां हैं तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो अब कमी कहां हो रही होगी? कमी हो रही है आपकी बिजनेस प्लानिंग में। बिजनेस प्लानिंग में कमी होगी तो आपका जो बिजनेस साइकिल है वो भी क्या होगा? अफेक्ट होगा। सो इन अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू द फ्लॉज इन बिजनेस साइकिल। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। देन जो हमारा अगला मेजर है दैट इज करेंटली वीकली स्टेटस। अभी हमने क्या नापा था? यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट। यूपीएस मेजर से कर रहे थे ना, यूजुअल ठीक है। नाउ देयर इज नेक्स्ट वन इज करेंटली वीकली स्टेटस। अब करेंटली वीकली स्टेटस अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का देखते हैं तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1 वीक। यहां जो सर्वे होता है क्या है? 1 वीक के लिए किया जाता है। ठीक है। और यहां पे पता है एम्प्लॉयड किसको माना जाता है? जिसने 1 हफ्ते के किसी एक दिन 1 घंटे काम कर लिया हो, उसे एम्प्लॉयड माना जाता है। If a person has worked for 1 hour at least 1 day in a week, will be considered employed. Clear? If a person worked for at least 1 hour in 1 day of entire वीक, तो उसे क्या माना जाएगा? विल बी कंसीडर्ड एम्प्लॉयड। हर कोई बंदा समझ रहा हो? एक हफ्ते के किसी एक दिन आपने 1 घंटे काम कर लिया तो आपको एम्प्लॉयड मान लिया। अब देखो, अगर इस कंडीशन में भी लोगों को 1 घंटे जॉब नहीं मिल रही है तो हालत कैसी है? बहुत खराब। मतलब इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? बट इसकी ड्यूरेशन क्या है? बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन कितनी है? सिर्फ 1 वीक है। क्लियर? और इसका डेटा भी कौन लॉन्च करता है? एनएसएसओ भी करती है। ठीक। 2011 एंड 12 में इट वॉज 3.7%। कितना था? 3.7%। क्लियर? और 17 और 18 में हो गया ये 8.9%। 8.9%। और 21-22 का डेटा देखा जाए तो इट इज अराउंड 6.6%। तो ये क्या दिखा रहा है? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है? बहुत ज्यादा। वो भी तब जब 1 वीक का किया जा रहा है। अब ये क्या है? यहाँ पे लीन सीजन का भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा तो हर कोई काम कर रहा होगा, तो हमें लगा अरे हर किसी ने काम किया हफ्ते में 1 दिन, तो हमें क्या लगेगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और नहीं काम कर रहा होगा तो हो सकता है ये डेटा और बड़ा हो जाए। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज करेंट डेली स्टेटस। ठीक है, करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्या है?
CDS है। देखो अब करंट डेली स्टेटस है तो ये एक दिन के लिए तो मेजर नहीं किया जाएगा, मेजर तो ये 1 वीक में ही किया जाता है, बट इसका मेजर कैसे होता है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ डे। ठीक है, और इसका जो पैरामीटर है वो क्या है, इट इज अ मेजर्ड ऑन मैन डे, इट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैन डे, एक मैन ने कितने घंटे दिन में काम किया या कितने अवेलेबल मैन है। क्लियर? तो क्या है, ये किसको लेगा, इट टेक्स इनटू अकाउंट एक्टिवली स्टेटस ऑफ लेबर फोर्स फॉर ईच डे ऑफ एवरी वीक, इट टेक्स इनटू अकाउंट फॉर एक्टिवली status of labor force for each day of, ये हफ्ते क्या है, हर एक दिन को जोड़ता है, हर एक दिन का डेटा लेता है। क्लियर? अब देखो अगर किसी बंदे ने क्या किया है, 1 घंटे से कम काम किया है तो उसको क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहेंगे। इफ वर्कड फॉर लेस देन 1 आवर, कितना होगा, लेस देन 1 आवर, देन ही विल बी कंसीडर्ड अनएम्प्लॉयड, उसको क्या बेरोजगार मान लिया जाएगा। क्लियर? अगर इफ वर्क फॉर 1 to 4 आवर्स, क्या हो, 1 से 4 घंटे काम हुए तो इसको बोलेंगे हाफ मैन डे एम्प्लॉयड। ये कैसा है, हाफ मैन डे एम्प्लॉयड है। ये कितना काम किया इसने, आधा दिन काम किया ना। देन अगर कोई क्या कर रहा है, इफ वर्क फॉर मोर देन 4 आवर्स, इट इसको बोलते हैं 1 मैन डे एम्प्लॉयड। अगर वो 4 घंटे ज्यादा कर रहा है तो क्या होगा डेटा, 1 मैन डे एम्प्लॉयड होगा। क्लियर? ये डेटा समझ में आ रहा है? अगर 1 घंटे से कम करेगा तो अनएम्प्लॉयड, 1 घंटे से 4 घंटे करेगा तो हाफ मैन डे एम्प्लॉयड, आधे दिन ही काम किया है। देन 4 घंटे या उससे ज्यादा करे तो 1 मैन डे एम्प्लॉयड इसको कहा जाता है। क्लियर? अब देखो इसका डेटा और देखते हैं थोड़ा सा। Suppose these are number of days 1 2 3 4 5 6 and 7, कितने वर्किंग डेज है आपके पास, 7 वर्किंग डेज हो सकती है। अब इसमें क्या है, इसमें वर्किंग आवर्स क्या है, किसी दिन 6 घंटे काम हुआ, एक दिन 6 घंटे काम हुआ, फिर एक दिन 7 घंटे काम हुआ, एक दिन 4 घंटे काम हुआ, एक दिन 2 घंटे काम हुआ, एक दिन आधे घंटे काम हुआ, और एक दिन संडे को क्या था, छुट्टी, तो कोई वर्क नहीं हुआ। ठीक है? अब देखो मैनडे के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, मैनडे एम्प्लॉयमेंट, तो जो 6 घंटे कर रहा था उसका कितना हो जाएगा, 1 मैनडे एम्प्लॉयमेंट पूरा 1 होगा। जो ये भी कर रहा था 1, ये भी 1, और ये भी 4 घंटे किया तो 1 हो जाएगा। अब ये 1 घंटे से 4 घंटे के बीच 2 घंटे काम किया ना इसने, वर्किंग आवर यहां डाल लो। ठीक है? तो ये क्या है, ये हाफ है, और ये क्या है, यहां सिर्फ उसने आधे घंटा किया है और आधा घंटा किया तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड होगा तो 0। अब देखो जिस दिन तुम काम करना ही नहीं चाहते थे उस दिन छुट्टी है, छुट्टी है तो उसके लिए क्या होगा, उसको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए क्या बोलेंगे, 1 इट इज एम्प्लॉयड, क्योंकि क्या है उस दिन छुट्टी थी। ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दिख रहा है आपको, जब 6 घंटे से ज्यादा काम किया तो 1 1 1 1, सॉरी 4 घंटे से ज्यादा काम किया तो 1 मैन डे एम्प्लॉयड, 1 मैन डे एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड मैन डे कितना है,
अनएम्प्लॉयमेंट मैन डे देखोगे तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, हाफ, आधा घंटा हुआ है, और यहाँ पे 0। 2 दिन ऐसा हुआ जिस दिन क्या हुआ, सॉरी ये 0 वाला कितना हुआ है, ये आधे घंटे हुआ, तो आधे घंटे में कितना होगा, आधे घंटा तो काम हुआ, और एक ये 1। क्या कर रहा हूं, सही तो कर रहा था यार पहले में। ये देखो ये 2 घंटे जो हुआ था ये हाफ मैंडे था, ये हाफ मैंडे था, और ये क्या हुआ, सिर्फ आधे घंटे हुआ है, तो इसको 0 कंसीडर किया जाएगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसको अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्ड इन, यहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है उसको मेजर करते हैं अनएम्प्लॉयड मैन डेज अपॉन टोटल मैन डेज इंटू 100, अनएम्प्लॉयड मैन डेज अपॉन टोटल मैन डेज। अब टोटल मैन डेज कैसे मेजर करोगे, सपोज देयर आर 10 करोड़ पीपल्स, और हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 इंटू 10 CR, इट विल बी योर 70 CR, इट इज योर टोटल मैन डे। मैन डे कैसे कैलकुलेट किया जाए ये सीख लिया आपने, तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू करेंटली डेडली स्टेटस। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई सीजनल चेंज, ये लीन सीजन का इफेक्ट भी यहां होगा। इफेक्ट ऑफ सीजनल चेंजेस, इफेक्ट ऑफ लीन सीजन इज ऑब्जर्व्ड, और क्या करता है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को और कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर कर रहा है। साथ साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ और किसको करेगा, अगर जिसको 4 घंटे से कम काम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ डे, मतलब पार्ट टाइम काम वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, मैंने बताया था कुछ आपको, पार्ट टाइम जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट ही दूसरा था, एम्प्लॉयमेंट क्या था वो, अंडर एम्प्लॉयड। तो ये क्या करता है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों को ही लेता है। क्लियर हो गया, ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डू इट टुमारो।